हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको करा देते हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे आशुतोष शर्मा जी का, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जय श्री राम, हैव यू सीट। साथ ही हमारे साथ विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत। विपिन जी नमस्कार, जय श्री राम, प्लीज हैव यू सीट। तो 2024 की रणनीति बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन 2014-2019 की रणनीति को क्या हम धर्म के विकास से जोड़कर देख सकते हैं? विस्तार से आज इसी पर करेंगे चर्चा। शुरुआत आशुतोष जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। धर्मों से जुड़े ये कॉरिडोर्स जो बीजेपी द्वारा बनाए जा रहे हैं, क्या जरूरी है? देखिए, धर्मों से कॉरिडोर्स को जोड़ना ठीक नहीं होगा। देश का विकास किया जा रहा है। वर्तमान सरकार देश के विकास को तीव्र गति से कर रही है। पिछली सरकार जो 60-70 साल जिन सरकारों ने राज्य करा, उन राज्यकाल में सरकारों ने इसका निर्माण कार्य बहुत गति स्लो थी। अब 2014-19 में जो सरकार आई है, उसने पिछले कार्यों को देखा, अवलोकन करा कि क्या क्या कार्य हैं जिनको देश को जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र करने की आवश्यकता है और उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया जा सके। हमको आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं। जितना विकास भारत का होना चाहिए था, अगर हम कंपेयर करें जापान, जर्मनी के मुकाबले में, तो वो देश भी लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उन्होंने अपना पुनरुत्थान शुरू करा, विकास कार्य शुरू करा। आज जर्मनी और जापान को देखते हैं और भारत को देखते हैं तो हमारी दूरी काफ़ी है। उस चीज़ को देखते हुए, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हुए वर्तमान सरकार ने देखा कि देश के विकास के लिए राज्यों का पुनरुत्थान करना बहुत जरूरी है, जिससे आवागमन शीघ्र हो सके, जल्दी हो सके और अन्य चीज़ों में सुविधा देश के नागरिकों को जल्दी से जल्दी मिल सके। विपिन जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि 2014 से जब हम बात कर रहे हैं अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई है। कैसे कि धर्म से जुड़े जितने भी स्थान हैं उन कॉरिडोर्स को रीडेवलप तो किया जाए, लेकिन उसका प्रचार भी किया जाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये अच्छी और मजबूत रणनीति बीजेपी द्वारा रही है? जी धन्यवाद। सवाल आपका बहुत अहमियत रखता है। पिछली चर्चा में भी मैंने एक बात बड़े जिम्मेदारी से और विश्वास से कही थी कि दोनों बातों की अपनी अहमियत है। विकास और साथ साथ धर्म आस्था, किसी की भी धर्म आस्था हो। हम लोग धर्म निरपेक्ष मुल्क हैं और यहां पर सबकी धार्मिक भावना का सम्मान करते हैं। कि यहां पर अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कैसे बेसब्री से पूरे देशवासियों को राम मंदिर की जो अभी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है उसका इंतजार है, लेकिन साथ साथ ये भी भूलना नहीं चाहिए कि सरकार ने अपनी भी एक बड़ी अच्छा प्रयास करा कि जब उन्होंने बात करी कि मदरसों का हाईटेक करा जाए, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, कितनी अच्छी बात है। तो यहां पर सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका विकास होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए आपस में, ताकि कि जो बात बोली जा रही है कि उससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। और सबसे बड़ी बात है, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने रणनीति की बात करी। क्योंकि देखिए, नेता हैं तो वो चुनावों को मद्देनजर रखेंगे और रणनीति पे सब कुछ निर्भर करता है। तो यहां पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है और देशवासियों के हित में है, क्योंकि धर्म आस्था की अपनी अहमियत है। हम लोग अभी 21वीं सदी में हैं, जब हम 22वीं सदी में भी प्रवेश करेंगे तब भी धर्म आस्था की अपनी अहमियत रहने वाली है। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ केवल एक तरफा बात करेंगे कि विकास को तवज्जो दें और धर्म आस्था को हम नजरअंदाज कर दें। ऐसा नहीं, मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, मेरी टीम से रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी एक मैप हम दर्शकों को दिखा रहे थे, एक बार हम उस मैप पे नजर डालते हैं, क्योंकि उस मैप पे नजर डालना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम सत्ता के नक्शे की बात कर रहे हैं सर, अभी ये तस्वीर आप देख लीजिए कि ये तस्वीर जो है वे बदल रही है। हाल ही में राजस्थान के अंदर सरकार बनी, राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह कॉरिडोर का जिक्र करते हुए नजर आए जी। और जब हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं या फिर अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काशी विश्वनाथ का जिक्र करते हैं। तो क्या ये सभी कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, धर्म से लोगों को जोड़ा जा रहा है और उससे हिंदुओं से वोट मांगा जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आशुतोष जी? देखिए, भारत जो है एक विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र प्रणाली है। हिंदू धर्म, भारत में हिंदू
संप्रदाय के लोग 80% के लगभग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो क्यों ना इन सब धार्मिक स्थलों को जो अभी तक निगलेक्टेड थे, क्यों ना इनका पुनरुद्धार किया जाए, और जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने आने में लोगों को सुविधा हो। अभी तक इनको निगलेक्टेड किया गया था, कुछ मंदिर दबे हुए थे, उनको निकाल करके उनका पुनरुद्धार किया गया है, और इन सभी का उद्धार कर करके और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि पार्टी को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और लोगों की धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ेगी। जो आस्था है लोगों की, अभी तक लोग उसको पूरी तरीके से पालन नहीं कर पा रहे थे, आस्था बढ़ेगी, लोग धर्म स्थल पे जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। विपिन जी क्या बात से सहमत है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं विकास की, क्योंकि अक्सर विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि आप धर्म स्थान बना रहे हैं, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आप धर्म स्थान बना रहे हैं, क्या धर्म स्थान बनाने से इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी? अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए, उससे इकोनॉमी पे आप देखेंगे असर पड़ते हुए नजर आएगा। मंदिर क्यों बना रहे हैं? हालांकि मुद्दा यह है कि यहाँ पर क्या सारा सरकार का बजट मंदिरों के पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण पे जा रहा है? क्या ये विपक्ष को समझना नहीं चाहिए कि यहाँ पर बजट की अगर हम बात करते हैं कि सरकार का जो बजट है कि वो कितना बाकी जो विकास की परियोजनाएं हैं उन पे लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहाँ पर तो केवल राजनीति के लिए अगर ये मुद्दा उठाया जाए या ये बोला जाए कि सरकार एक तरफा होकर केवल धर्म को महत्व दे रही है, तो मुझे लगता है ये सरासर गलत है। और सबसे बड़ी बात है, जनता की नब्ज को समझना चाहिए कि आप हवा का रुख किस तरफ जा रहा है, या जनता किस चीज का इंतजार कर रही थी इतने वर्षों से। अगर प्रभु राम अगर तरपाल में थे तो क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है? तो देर आए दुरुस्त आए, अगर सोच गई है और सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई और अगर यहां पर एक हर्षोल्लास का माहौल है तो स्वागत योग्य है। लेकिन आप इसे वोट से जोड़कर नहीं देख रहे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है देश के अंदर वो हिंदुओं का है। ये हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, और उन हिंदुओं को अध्यात्म से जोड़ा जा रहा है। एक पता है कि अध्यात्म से जोड़ा जाएगा तो एक वोट का टच तो वहां पर आएगा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो नजर आएगा। तो क्या मंदिरों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि हम हिंदू प्रो पार्टी है और हमें वोट दिया जाएगा? देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बात एक साझा करूं तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं एक ब्राह्मण हूं, पंडित हूं। मैंने हमेशा ये गर्व महसूस करा है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, राष्ट्र सर्वोपरि। और ये किसने देश को बांटा है? तो यहां पर जो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, ठीकरा फोड़ते हैं कि आप संप्रदाय के, सबको गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। और मैंने जैसे बोला उसी बात को दोहराऊंगा कि नेता तो राजनीति करेंगे, सियासी रोटियां सेकेंगे, अपना फायदा देखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व आता है। ऐसा तो है नहीं कि सत्ता पे काबिज होने के लिए हमेशा कोई आया हुआ है। 5 वर्ष का जो समय जब हाथ जोड़कर चुनावी मैदान में नेता उतरते हैं तो ये जनता से गुहार लगाते हैं कि आप हमारे पर भरोसा जताएं, अपना बेशकीमती वोट दें। तो यहां पर यह बात समझनी चाहिए, रणनीति और हर कोई फायदा चाहेगा। अगर हम यहां पर इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में यह मंदिर निर्माण हो रहा होता, क्या वो इस बात का फायदा नहीं उठाते? तो यहां पर फायदे नुकसान की बात नहीं है, यहां पर जनता क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर सारे सबकी धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं बड़ी जरूरी बात बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों तक ये बात पहुंचे। हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि हम लोग उस देश से नाता रखते हैं जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। तो ये गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है, यहां पर हम लोग सबका सम्मान करते हैं। और 2019 9 नवंबर को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट, हम पूरे देशवासियों ने उसका सम्मान करा। फैसला जो भी आता हमें उसे सर माथे लेना पड़ेगा, क्योंकि यही हमसे अपेक्षा करी जाती है कि यहां पर लेकिन विपिन जी, फैसला कोर्ट का था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं राम मंदिर का जो निर्माण किया गया, वह निर्माण के अंदर जो गति दी गई, पीएम के पहले सेक्रेटरी रहे हैं, पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं, उन्हें पूरी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई और उनके द्वारा ये पूरा निरीक्षण करते हुए कार्य सौंपा। और उसके बाद हमने देखा कि मंदिर निर्माण होते हुए नजर आया। तो पैसा तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ना कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि डोनेशन आ रही है, लेकिन आप मंदिर विकसित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ठीक है, लेकिन बीजेपी तो मंदिर विकसित कर रही है ना, कॉरिडोर्स बना रही है, राम मंदिर बनाया जा रहा है, और इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आप बाकी विकास कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं।
बहुत लाजवाब सवाल आपने पूछा है। देखिए, उसके लिए सीधा रास्ता है, एक बड़ा सरल समस्या का समाधान है कि अगर एक श्वेत पत्र की मांग करे विपक्ष तो मुकम्मल तरीके से विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए कि ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि अगर सरकार यह दावा कर रही है कि धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण करने से, उनका उद्धार करने से, उनका विकास करने से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, तो बिल्कुल वो आंकड़ा सरकार से मांग करें कि आप वो आंकड़ा साझा करें कि कितने रोजगार उत्पन्न हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने नए व्यवसाय आगे आए। जैसे आप बात कर रहे हैं कि फूल वालों को काफी रोजगार मिले हैं। उसके बाद जब अगर सड़कों का निर्माण हो रहा है, राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, तो इससे तो निश्चित बात है, क्योंकि क्या ये किसी को समझाने की आवश्यकता है कि जो कनेक्टिविटी है, जो हाईवेज हैं, वो हमारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे बड़ा एक कैटलिस्ट है और सबसे बड़ा जो अगर उसको जो बूस्ट मिलता है, हाईवेज अगर बनते हैं तो उससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर सुविधा हो जाती है तो इससे आप कई चीजों का समझ सकते हैं। आशुतोष जी, आपका इस पर क्या कहना है कि क्या मंदिर बनाने से अगर हम दूर की सोच रखें, एक अच्छा विजन रखें, तो आपने एक मंदिर बनाया, वहां से जुड़ी सड़कों का पुनर्निर्माण करा, सड़कों को बेहतर किया, तो क्या हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का जो पूरा टूरिज्म को लेकर इकोसिस्टम है वो मजबूत हो जाता है? पर्यटक आएंगे तो वहां पर मौजूद लोगों की कमाई होगी। देखिए पल्लव जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले से ही 4 धाम यात्रा, ये कॉरिडोर तो अब बन रहे हैं, लेकिन 4 धाम की यात्रा, भारत की आबादी लगभग 140-45 करोड़ की आबादी है, 80% 80 करोड़ से ज़्यादा भारतीय नागरिक भारत में पर्यटन करते हैं, बिल्कुल, जो कि भारत की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देता है। ये भारतीय नागरिकों, भारतीय जनता की आस्था का विषय भी है। यहाँ पर यात्री लोग जाते थे, उनको सुविधा नहीं मिलती थी। अभी जैसा कि देखा गया पिछले और अब के टाइम में टूरिज्म को कितना बूस्ट मिला है। टूरिज्म एक ग्रोथ इंजन है। हमारा इकोनॉमी का 10 से 12% जो है जीडीपी का टूरिज्म से जनरेट होता है, जो कि भारत में विदेशी पर्यटक जब भारत आते हैं तो भारत में आकर के खर्चा भी करते हैं, और वो जब आस्था के स्थलों को जाते हैं तो वो बेसिक सुविधा जो नागरिकों को, पर्यटकों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। तो सरकार ने इस चीज़ पे भी बहुत महत्व दिया है कि जो भी यात्री, भारतीय हो विदेशी हो, अगर पर्यटक स्थल पर जा रहा है, टूरिस्ट इन धार्मिक स्थल पर जा रहा है, तो उनको वो बेसिक सुविधा मिलनी चाहिए। रही बात ये कॉरिडोर्स का निर्माण, धार्मिक स्थल का निर्माण, उसके साथ साथ सरकार क्या राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण नहीं कर रही? क्या अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा नहीं दे रही? पहले से जो ग्रोथ है, जो विकास है, विकास ने गति पकड़ी है। सर, विपक्ष का तो कहना है कि आप सड़कें बना रहे हैं, सड़कें पे टोल ले रहे हैं। देखिए, सरकार को ये सब विकास कार्य करने के लिए कुछ धन तो जुटाना होगा, और धन क्या पहले कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी ने जो कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी रिटर्न तो कुछ आती है। कुछ सरकार अपना लगा रही है, कुछ जनता से टोल के रूप में वसूल कर रही है। तो अगर टोल वसूल कर करके एक अच्छा राजमार्ग मिल रहा है, दिल्ली से आगरा पहले जाते थे, फरीदाबाद के साइड से 4 से 5 घंटे, 5.5 घंटे लगते थे, कितना पेट्रोल जलता था, कितना समय व्यर्थ होता था। आज हाईवे का निर्माण हुआ, 2 से 2.5 घंटे में आप आगरा पहुंच जाते हैं। टोल टैक्स देते हैं, टोल टैक्स दे करके आप अपने फ्यूल पे कितना बचा रहे हैं। अगर इस रास्ते से जाते हैं तो पेट्रोल आपका कितना लग रहा है, इस रास्ते से डीजल पेट्रोल आपका कितना बच रहा है, इससे विदेशी मुद्रा का कितना बचाव कर पा रहे हैं। ये देखिए, एक समय बच रहा है, विदेशी मुद्रा बच रही है। ठीक है, विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में बीजेपी जब से सरकार सत्ता में आई है तब से उनकी विचारधारा से क्या विकास की धारा जो है वह देखने को मिली, या फिर केवल और केवल धर्म की राजनीति होते हुए नजर आई। विस्तार से इसी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का रणनीति में स्वागत है। तो क्या 2024 में बीजेपी धर्म की रणनीति अपना रही है, और क्या 2014 और 19 में भी यही रणनीति अपनाई गई थी? विस्तार से इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं, विपिन शर्मा हमारे से वरिष्ठ पत्रकार है, आशुतोष शर्मा हमारे से पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। आशुतोष जी, राम मंदिर की लड़ाई, यूं तो कहते हैं कि 500 साल पुराना इतिहास और 500 साल पुरानी ये लड़ाई, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस लड़ाई की बात करते हैं, क्योंकि आप इस लड़ाई में मौजूद रहे हैं, कितनी कठिन ये लड़ाई थी और कितनी लंबी ये लड़ाई थी?
देखिए, ये लड़ाई जो थी सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कठिन थी। 40 दिन तक इस विषय पर बहस चली। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिन लोगों ने इसको फैसले को 40 दिन तक सुना। और मुस्लिम पक्ष से अच्छे, बड़े से बड़े अच्छे एडवोकेट्स थे। धुरंधर उन्होंने वकालत करी, उसकी बहस करी, पैरवी करी कि भाई मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। और हिंदू पक्ष से, मंदिर पक्ष की तरफ से जो थे, उधर से भी सीनियर एडवोकेट परमेश्वरन थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बहस की, उसको बताया। और इन सब के विचारों को सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट बेंच ने सुना। सुनने के बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने ही बताया कि यहाँ से निकले हुए जो मूर्ति अवशेष जो निकले हैं वो इतने हजार वर्ष पुराने हैं। उसका एक महत्वपूर्ण योगदान था आर्कोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट आई, जो पक्ष उसका रखा गया और उनकी साइंटिफिक जांच भी की गई। रिपोर्ट थी, साइंटिफिक जांच के साथ पेश किया गया कि ये वाकई में इतनी पुरानी मूर्तियां हैं, इनका अस्तित्व यहाँ पर विराजमान था। और इनको इस भवन को तोड़ करके, विशाल भवन को तोड़ करके यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया। क्या हम इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि 2014 से पहले राम मंदिर को लेकर जो एक लड़ाई थी, उसमें जो गति थी वो बहुत धीमी थी। शायद बिहाइंड द पिक्चर ये चाहा नहीं जा रहा था, बिहाइंड द स्क्रीन ये चाहा नहीं जा रहा था कि इसका कुछ समाधान हो। क्या हम ये मान सकते हैं कि 2014 के बाद से इस केस को, इस पूरे मुद्दे को एक गति मिली है कि इस पर अब न्याय चाहिए? क्या बीजेपी का सच में बैकग्राउंड में कोई योगदान रहा है? पलक जी, ये सत्य से हमको इनकार नहीं करना चाहिए कि 2014 से पहले देखें राम जन्मभूमि के बारे में और 2014 से अब तक का जो काल है, ये 10 वर्ष का समय देखिए और उससे पहले का 60-65 वर्ष का समय देखिए। 1949 के बाद से अब तक क्या किया गया? क्या ये हर भारतवासी जानता नहीं कि गति किस तेजी से विकास पर आई है? ये सभी भारतीय जानते हैं। और हिंदू राष्ट्र होने के नाते भारत में 80% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी भावनाओं को कदर करते हुए इसको विकास को किया गया। मैं समझता हूँ इसमें कोई गलती नहीं की। हम भी बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट्स वगैरह सब बातचीत कर रहे थे। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो क्यों ना इसमें हिंदू राम मंदिर का निर्माण किया जाए। अगर भारत में नहीं तो कहां पर होगा? तो गति अवश्य आई है और जितनी जल्दी ये कार्य पूरा हुआ, इसके लिए हमें वर्तमान सरकार को श्रेय भी देना चाहिए कि इस तेजी से किया। 60-65 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, 10 वर्ष में अविस्मरणीय गति से इस तेजी से कार्य करके इस मंदिर को पूरा क्या कहना चाहेंगे विपिन जी? क्योंकि अभी हम इसे मंदिर से जोड़ रहे हैं, लेकिन मंदिर के साथ साथ अगर मैं 2014 से देखूं तो योग के साथ साथ वेदों के साथ साथ अगर हम बात करें कि आयुष्मान भारत के साथ साथ हमने देखा कि आयुर्वेद को और ज्यादा प्रोत्साहन जो है वो दिया गया, मंदिर भी बनाए गए। तो क्या हमारी जो संस्कृति है वो विचारधारा के जरिए सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने धरातल पर उतारी? मैं आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दूंगा कि एक नया शब्द हमने अपने जीवन शैली में अपना लिया है। वो अंग्रेजी का शब्द है होलिस्टिक, कि होलिस्टिक वेलबींग। अगर हम पढ़ाई लिखाई की भी बात करें तो आजकल बात करी जाती है कि होलिस्टिक करिकुलम की, कि यहाँ पर केवल ध्यान केंद्रित इस पे ना करा जाए कि बच्चा कितने नंबर लेके आ रहा है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, उसकी नर्चरिंग, उसकी ग्रूमिंग, कि ताकि एक अच्छा कैरेक्टर भी हो। चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। तो यहाँ पर इसी तरह से, क्योंकि आपने आयुष की बात करी, योग की बात करी, आयुर्वेदा की बात करी, तो यहाँ पर ये आज के वर्तमान दौर में ये सब चीजों का, क्योंकि एक बात मैं चाहता हूं दर्शकों तक जरूर पहुंचे कि क्योंकि एक दौर था जब हम बोलते थे ऑल्टरनेट मेडिसिन, लेकिन अब सही मायने में उसको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बोला जाता है कि इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, जिसको एलोपैथी बोलते हैं। तो यहां पर जितने भी आप यूनानी बात करें, नेचुरोपैथी बात करें, होम्योपैथी बात करें, तो सबसे बड़ी बात समझने की आवश्यकता है कि आप कौन सा व्यक्ति जो योग नहीं करता होगा, हर एक को पता है। और खास तौर पे जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, इम्यूनिटी की हम बात कर रहे थे, कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करा जाए, आप अपना वेलबींग कैसे, क्योंकि वहां पर कितनी बड़ी चुनौती थी। सपने में सोचा था नहीं ऐसा दिन आएगा जब घरों में बंद रहना पड़ेगा और धार्मिक स्थलों पे जाना वर्जित हो जाएगा, शिक्षा के मंदिरों पे ताले लग जाएंगे। तो यहां पर हमने उस दौर में भी जी के देखा। और क्योंकि आप विकास की बात कर रहे हैं, रणनीति की बात कर रहे हैं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा था या फिर हम कह सकते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी थी
कि आपकी जो संस्कृति है, जो आपके वेद कहते हैं, मैं हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, आप उसे जाने। क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि आज का जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, वो अपने धर्म के बारे में जानती नहीं है। आप एक तरफ विकास तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ जैसे सर ने बोला कि हिंदुओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या और बीजेपी का हिंदुत्व एक मुद्दा रहा है, तो उस हिंदुत्व से हिंदुओं को जोड़ा जाए। पलक जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति को अगर वर्तमान सरकार पुनर्जीवित कर रही है तो इसमें क्या हर्ज है? ये किसी कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। योगा कोई भारत कर रही है कि भारतीय नागरिक योगा कर रहे हैं, विश्व भर में योगा का अभ्यास किया जाता है और योगा दिवस भी मनाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ के जो पिछले कुछ वर्षों से पेश किया गया, अंग्रेज सरकार जो भारत पे राज करके गए, उन्होंने संस्कृति को तोड़ मरोड़ के जो इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया, छात्रों को स्कूल में, कॉलेज में, करिकुलम में पढ़ाया गया, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जिसको अभी तक छात्र। बीजेपी का तो कहना है कि कांग्रेस ने इतिहास को बहुत तोड़ा मरोड़ा। देखिए, वास्तविकता से हम इनकार नहीं कर सकते। काफी कुछ तोड़ मरोड़ करके इतिहास को पेश किया गया, छात्रों को पढ़ाया गया, स्कूल और कॉलेज तक छात्र इसको पढ़ते आए हैं। वास्तविकता क्या थी, क्या नहीं है, और उसको अगर उजागर किया गया, आज सामने लाया गया तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ, तो इसमें क्या हर्ज है? योगा को पुनर्जीवित किया, आयुर्वेदिक मेडिसिन को किया, यूनानी मेडिसिन को किया, आज एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाइयों के बनाने वाली 7 विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां अमेरिका में हैं, वो पूरी दुनिया के स्वास्थ्य को, सारे के सारे मेडिसिन फील्ड को कंट्रोल करती हैं। वो जो मेडिसिन बनाती हैं, वो चाहती हैं कि ये मेडिसिन आदमी, मेरे हार्ट में स्टंट लगा, उन्होंने कहा ये आपको 3 गोलियां जीवन पर्यंत खानी पड़ेंगी, आखिर तक खानी पड़ेंगी। आज मैं योगा का अभ्यास करते करते मैं कोई दवाई नहीं ले रहा और मुझे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज किसी को स्टंट लग जाए, हार्ट का ऑपरेशन होता है, कुछ होता है, तो डॉक्टर लोग उनको बताते हैं कि भाई आपको ये दवाई खानी है। तो आयुष का, वर्तमान सरकार ने आयुष का निर्माण किया, आयुष औषधालय खोले हैं, और ये मेडिसिन जो है एलोपैथिक दवाइयों से 1/4 कॉस्ट पे अवेलेबल। तो क्या इसका एक नेक्सस बाहर चल रहा है कि जब हम फार्मेसी इंडस्ट्री की बात करें कि वो चाहते नहीं है कि हमें दवाइयों पे हम निश्चित रूप से पलक जी, निश्चित रूप से वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज, बाहर की सरकार कभी नहीं चाहती कि भारत देश इतनी तरक्की करे। उन लोगों ने हमेशा चाहा कि हमारी सुप्रीमेसी बनी रहे। कोविड इससे बढ़कर के, कोरोना से बढ़कर इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि फाइजर कंपनी जो है उसने बड़ा प्रेशराइज किया इंडियन सरकार को कि आप अपनी मेडिसिन मत लाइए, इसका जो है लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। उस सब के बावजूद सरकार ने अपने दृढ़ निश्चय को कायम रहते हुए दवा का निर्माण करा। ना केवल भारतवासियों को फ्री दवा दी गई, 140 से ज्यादा देशों को। क्या आप अध्यात्म से जोड़ने का श्रेय जो इस वक्त देश के युवाओं को, और मैं कह सकती हूँ 140 करोड़ जनता का जो एक लगाव हम देख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, धर्म से, उसका श्रेय आप बीजेपी को देना चाहिए? सच्चाई से इंकार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा बीजेपी सरकार ने किया तो हमें इस चीज को मानने से इंकार नहीं करना चाहिए कि बीजेपी ने दिया। आज से पहले इस तरह के इस स्केल पर किसी सरकार ने कार्य नहीं करा। अगर बीजेपी कर रही है तो उसको मानना चाहिए हमें। विपिन जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, फिर आप सर जवाब दीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस द्वारा भी आरोप लगाया गया, और 2014 से अगर हम देख लें तो बीजेपी आरएसएस द्वारा वाइस चांसलर वो बनाए जा रहे हैं जो आरएसएस से जिनका जुड़ाव है या कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि पिछले 4-5 सालों से कई सारी टेक्स्ट बुक के अंदर इतिहास को लेकर भी बदलाव जो है वे किए गए हैं कि मुगलों के सिलेबस को कम किया गया है, और जब हमारे साम्राज्य की बात करते हैं, हिंदू साम्राज्य की बात करते हैं, तो उसका सिलेबस और ज्यादा बढ़ाया गया है। पलक जी, मैंने कभी ये माना नहीं कि मैं समाज के कौन से तबके से आता हूं। मैंने हमेशा ये माना, या मेरे माँ बाप ने मुझे ये शिक्षा दी, ये एक अच्छे उनके संस्कार, उन्होंने बोला कि आप हिंदुस्तानी हैं और नेशन फर्स्ट। कि ये नहीं सोचा मैंने कि मैं बहुसंख्यक हूं या अल्पसंख्यक हूं, वो सोचने की नौबत क्यों पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, क्या इस बात से इनकार करा जा सकता है कि तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है? अगर ये विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है भाजपा की सरकार पे कि यहां पर 2014 के बाद ये माहौल खराब हुआ है, तो क्या उनको गिरेबान में झांकने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पहले क्या होता था? इफ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हैव बीन करेक्टेड, इज इट नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड
कि अगर आप इन्वेडर्स को तो इन्वेडर्स ही कहोगे ना, जो आक्रांता थे उनको आप कैसे जस्टिफाई करोगे अगर आप किसी दृष्टिकोण से बोलेंगे, और कि उन्होंने क्या क्या नरसंहार करा था, क्या क्या उनके अत्याचार थे, कितने लोग प्रताड़ित होते थे उस दौर में। तो यहां पर तो इसके अगर पीछे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, विपिन जी आपसे ही सवाल है मेरा, आप इसके पीछे कारण क्या समझते हैं? क्योंकि अगर ये बात कही जा रही है कि इससे पहले, सर देखिए, हमने भी अपनी स्कूली शिक्षा जब प्राप्त की, और मैं बात कहूंगी कि मुझे मुगल एम्पायर के बारे में ज्यादा शिक्षा दी गई, और जो हमारे साम्राज्य थे उसके बारे में इतने चैप्टर्स नहीं थे। तो इसके पीछे आइडियोलॉजी क्यों थी? क्यों हमें नहीं पढ़ाया जा रहा था हमारे जो संस्कार हैं? क्यों भगवत गीता जो अब सिलेबस में कहा जा रहा है कि कई सारे स्कूलों में लेकर आई गई है, बदलाव जो है वह किया जा रहा है, क्यों हमें नहीं पढ़ाया गया आज से पहले वाली सरकारों द्वारा? पलक जी मैं इस आपसे कहना चाहूंगा कि पिछली सरकारों ने, एक जमाना था अंग्रेज जब आए थे, उससे पहले लॉर्ड मैकलॉय नाम का एक अंग्रेज भारत आया, उसने पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ के लोग एक दूसरे से, भारतीय नागरिक एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे राज करना बिल्कुल असंभव है। अगर यहाँ पे राज करना है तो इनको आपस में तोड़िए। जात पात का निर्माण, उन्होंने आपस में हमको एक दूसरे से नफरत सिखाया गया, और नफरत करके के उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे भारत पे राज करा। तो 150 वर्ष तक जो अंग्रेज लोग यहाँ पे रह के गए, क्या जात प्रथा पहले नहीं थी? पहले भी थी, लेकिन भेदभाव नहीं था, किसी के साथ ऐसा वो नहीं किया जाता था कि छूते, उसे पॉलिश किया गया, उसको पॉलिश किया गया। उन्होंने चमकाया, और चमकाने के बाद लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़ाया, और लड़ाने के बाद वो अपना राज करके गए। जो कानून थे वो ऑफिसर्स के लिए थे, अंग्रेज को कोई सजा नहीं मिलेगी, नीचे व्यक्ति को सजा मिल जाएगी। तो वी वर्कड अंडर द ब्रिटिश रूल एज दे स्लेव। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरा सप्रेस करने की पूरी कोशिश की, और पाश्चात्य संस्कृतियों को हमारे तो क्या इसके पीछे कारण ये था कि उन्हें हमारी क्षमताओं के बारे में जानकारी थी? उनको जानकारी थी, क्यों नहीं? ग्रीनविच टाइम जो विश्व का समय का निर्धारण है, वो लाइन जो उज्जैन से होकर के गुजरती है, उन लोगों ने उसका बदलाव करके अपने हिसाब से किया। भारत की संस्कृति, भारत का विज्ञान, भारत का उन्नति क्या थी? आज आप अक्षरधाम मंदिर में जाकर के देखिए, पुराना इतिहास दिखाते हैं कि पुष्पक विमान, रामचंद्र जी वापस आए। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी? सर्जरी की कितनी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन इस सब को हटा करके उन्होंने अपनी राजनीति, अपनी संस्कृति, अपनी पॉलिसीज हमारे ऊपर थोपी। ठीक है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले 75 सालों को जब हम उठाते हैं तो 75 सालों से पहले जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उसे भी समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्या एक वे नया दौर आ गया है जहां पर हम अपनी संस्कृति को समझ रहे हैं, धर्म से और ज्यादा जुड़ रहे हैं? विस्तार से इसी रणनीति पर चर्चा हो रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। 2024 की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हो रही है। विपिन जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि हिंदुओं को उनकी संस्कृति से जानबूझकर दूर रखा गया, क्योंकि एक आइडियोलॉजी थी अंग्रेजों की, और फिर अंग्रेजों की अगर आइडियोलॉजी थी विपिन जी, तो वो आगे कंटिन्यू क्यों हुई? देखिए, अंग्रेजों की जो नीति थी या कूटनीति थी, वो डिवाइड एंड रूल थी कि आपस में कैसे बांटा जाए, लोगों को मतभेद पैदा करे जाएं, आपस में दंगे फसाद हों, और ये तमाम बातें, तो उसके लिए जाने जाते हैं अंग्रेज। और ये बात, दो बातें बड़ी अहम मैं चाहता हूँ इस चर्चा में उन बातों का जिक्र हो कि एक हिंदुस्तान उस दौर पे है, मतलब ये मुझे लगता है बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, वाटरशेड मूवमेंट फॉर आवर कंट्री, कि जब हम लोग उस कगार पे हैं कि जब हम लोग मेडिकल टूरिज्म के डेस्टिनेशन बन चुके हैं, कि यहाँ पर तमाम जो बाकी विदेश मुल्क हैं उनके लोग आकर यहाँ पर अपना इलाज भी कराते हैं, और साथ में जितने जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको जाके उसका दौरा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? विन विन सिचुएशन है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है, और सबसे बड़ी बात है फॉरेन एक्सचेंज आता है। उसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों की जो ये वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बात करते हैं होम स्कूलिंग की, नई नई बातें हम आजकल सुनने को मिलती हैं। कुछ बातें अच्छी हैं, जैसे मैं अगर जिक्र करूँ कि जैसे बात चलती है कि वॉक फ्रॉम
होम टू द ऑफिस, ये कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब क्या है कि कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है केवल आजकल जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं कि आपके ऑफिस से और घर से बिल्कुल ही एक वॉकिंग डिस्टेंस है, या जो मार्केट्स में वॉकिंग प्लाजाज बन रहे हैं, वो क्यों, उसके पीछे कारण क्या है? कनेक्टिविटी। अभी हमने ये चर्चा करी, ये चर्चा करना बहुत जरूरी था कि 2014 के बाद से सर ने श्रेय दिया कि बीजेपी की वजह से हम अध्यात्म से जुड़े हैं, धर्म को और ज्यादा प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई है, खासतौर पर जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं, या 55 साल का जिक्र ही हम कर ले जब कांग्रेस पार्टी रही थी, तो धर्म से जोड़कर क्यों नहीं रखा गया, जब धर्म हमारी ताकत है? तो देखिए, वही मुद्दा ही वही है कि यहाँ पर जनता की नब्ज समझने में बिल्कुल विफल रहा। और आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, कौन सत्ता पे काबिज रहा है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पे काबिज रही है। तो अगर उन लोगों ने, उनकी सरकार के जितने कद्दावर नेता थे, उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि आप जनता की नब्ज पहचानिए। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी नब्ज देखता है सबसे पहले, तो आप एक मूड ऑफ द नेशन क्या है, या जनता क्या चाहती है? जनता तो नहीं चाहती, जनता तो शांति का माहौल चाहती है, लेकिन कम से कम अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। आज बड़े जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा, कांग्रेस ने बड़े महानुभाव दिए हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को कहा जाता है, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी रही है, वो भी एक कटु सत्य है। लेकिन साथ साथ कुछ कांग्रेस के कद्दावर नेता जरूर सोच रहे होंगे आज, जब वो देख रहे होंगे कि पूरा देश राममय हो गया है और हर्षोल्लास का माहौल है, एक सुपर दिवाली हम लोग मनाने जा रहे हैं 22 तारीख को, तो वो लोग जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं भूल होगी और हमसे आप क्या बात कर रहे हैं? अभी कांग्रेस का आज ही अधीर रंजन चौधरी का बयान है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि बीजेपी का मकसद मंदिर बनाना नहीं था। आई रिपीट, बीजेपी का मकसद मंदिर बनाना नहीं था, उन्हें केवल और केवल मस्जिद गिरानी थी और तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। जी बिपिन जी। देखिए वो तो जाने जाते हैं, बड़े विपक्ष की आवाज़ मुकम्मल तरीके से आनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, तो वो और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बड़े बयानवीर हैं, बेतुकी बातें कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर केवल भाजपा की, अगर उनकी बात मान लें कि वो उनकी भाजपा की मंशा थी कि मस्जिद को कैसे उसका विध्वंस करा जाए, लेकिन क्या मंदिर का निर्माण कार्य नहीं हो रहा और पूरे जोर शोर से चल रहा है, पूरा देश जुटा हुआ है यहाँ पर। तो ये जब पहले तमाम बातें बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे भाजपा के नेता, भाजपा के लोग, तो यहाँ पर वो सारी बातों को विराम लग गया हमेशा के लिए। जनता के पास एक बहुत अच्छा जवाब गया है, भाजपा ने, कहते भी हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और यहाँ पर करके दिखाया है, जो वायदे करे थे वो करे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं चाहता हूं कि ये विपक्ष क्यों भूल जाती है कि अगर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदुस्तान 5वें स्थान पे आया है, और लाल किले की प्राचीर से, फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, प्राइम मिनिस्टर गेव अ वेरी क्लियर मैसेज कि दैट इन द टाइम्स टू कम, आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। क्या अच्छी बात नहीं है? स्वागत योग्य नहीं है कि यहाँ पर, और साथ में बोला उन्होंने कि पूरे देशवासियों का सहयोग चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस वक्त बड़ी असहज महसूस कर रही हैं कई सारी पार्टियां कि ये हो क्या रहा है, हिंदू हिंदुत्व से जुड़ क्यों रहा है? उनको ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है कि जो कार्य वो अपने राज्यकाल में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी तेजी से करके दिखाया कि वे सारी की सारी पार्टियां बड़ी विस्मित हैं और बड़े अचरज में हैं कि ये कार्य कैसे हो गया, और सच्चाई सामने कैसे आ रही है लोगों को, उनको कैसे पता लग रहा है कि पिछले 55 वर्षों में मतलब एक पर्टिकुलर सरकार ने कैसे राज करा और जनता को किस तरह से उन्नति के शिखर पर लाने से वंचित रखा। तो ये चीज़ आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से छोटा बच्चा देश के कोने कोने में पल पल की खबर रखता है कि देश में कहाँ पे क्या हो रहा है। आप आज की चर्चा में ना केवल इसको मंदिर कॉरिडोर से, मंदिर निर्माण से इसको समझिए, देश का चहुमुखी विकास जिस तीव्र गति से चल रहा है, देश जिस तेजी से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है, इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन गई। क्या ये नहीं दिखाता कि केवल मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन ये ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। ये लेकिन सर, मैं तो जहां से देखती हूँ कि मंदिर का विकास हो रहा है, तो मुझे लगता है वो भी इकोनॉमी बूस्ट ही कर रहा है ना। देखिए वहां पर फ्लाइट बिक्स होंगी, मैंने आपसे होटल्स होंगे,
और साथ ही वहां पर मौजूद फूल वाला भी कमाएगा, फूल वाले के साथ साथ वहां पर जो टूरिस्ट गाइड होंगे वो भी मंगाएगा। देखिए, मैं पर्यटन से जुड़ा रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि अगर बाहर से एक विदेशी भारत में आता है, अगर वो $100 खर्च करके जाता है तो $97 वो भारत में ही छोड़ करके जाता है। और टूरिज्म से अगर एक व्यक्ति आता है तो उससे 111 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है विभिन्न क्षेत्रों में। उसमें राजमार्गों का निर्माण भी है, होटल्स का निर्माण भी है, उससे जुड़े हुए और जो क्षेत्र हैं सभी किसान को भी फायदा होता है, हर चीज को फायदा होता है। 97% ऑफ द $100 ही लिव्स इन द कंट्री। हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं। दैट गिव्स अ बिग बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी और फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने में भारत की अर्थव्यवस्था। विपिन जी, इस पे ऐड ऑन करते हुए एक सवाल आपसे मेरा रहेगा, स्पिरिचुअल हब, आपने एक बात अभी कुछ देर पहले कही थी, मेडिसिनल हब जो है वह भारत बन रहा है, जहां से मैं देख पा रही हूँ कई बड़े सिंगर्स, कई सारे बड़े अभिनेता जो है इस वक्त भारत आते हैं और कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जुड़ने के लिए भारत में आए। जी विपिन जी। मैं अभी हाल फिलहाल में वीडियो देख रहा था माइकल डगलस का और कैथरीन जीटा जोन्स का, तो वो उन्होंने उनका जो अनुभव रहा है हिंदुस्तान के दौरे के बाद, अद्भुत। और वो क्योंकि कैथरीन जीटा जोन्स वीडियोस बनाती हैं और वो उसको सार्वजनिक करती हैं, तो वो बहुत दृश्य देखते ही बनता था। उससे मतलब उससे इतना कुछ उसके मायने थे और इतना कुछ समझ आया कि हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता, साधना को कितना लोग मानते हैं, कितनी तवज्जो मिलती है। और देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है इस समय कि हम लोग अर्थव्यवस्था को भी बल दें, और ये भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना काल में जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, एकाएक घरों में अंदर रहने की हिदायत दी गई, हमें दिशा निर्देश दिए गए, वहां पर पूरे देशवासियों ने तप करा। हमें अगर अपनी आबादी को मद्देनजर रखें, जो हमारे स्वास्थ्य के संसाधन थे कितने सीमित थे, लेकिन उसके बावजूद हमने उस स्थिति से निपटे। और जो टीकाकरण अभियान हुआ, क्या वो अनपैरेलल्ड, अभूतपूर्व था नहीं? एक ऐसी मिसाल कायम नहीं करी कि पूरे देशवासी, पूरे बाकी मुल्क उससे प्रेरणा ले कि यहां पर कैसे हम उस स्थिति से जूझे, कैसे निपटे। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान के दौर में ये वक्त आ गया है कि जब हम अपना अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम लोग दुनिया को दिखाएं कि हम लोग वही महान देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। $1 $1 का हुआ करता था। लेकिन जरूरी बात क्या है, अड़चन कहां पर है? यहां पर कि जो कुछ विदेशी ताकतें रात दिन लगी हुई हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के जो कदम आगे बढ़ रहे हैं कि वहां वो आगे बढ़े, वो एक महाशक्ति बने, आत्मनिर्भर बने और अंतरराष्ट्रीय पटल में उसकी आवाज आए। और लेकिन यहां पर हमने ठान लिया, देशवासियों ने ठाना है। मैं इसका श्रेय केवल सरकार को या उनकी नीतियों को या प्रधानमंत्री को नहीं दूंगा, मैं पूरे देशवासियों का बोलूंगा। विपिन जी, आप जब ये बात करें विदेशी ताकत, क्या आप मैं इस उस पे पर थोड़ी रोशनी डालूंगा, मैं उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। देखिए, एक बात तो तय है कि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, जो कभी बाज नहीं आने वाला। दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है, और यहां पर ये लोग चाहते नहीं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग हमेशा से, हमारी जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, वो हमेशा से ये बोलती है कि हम लोग क्लोज डोर पॉलिसी ना रखें, संवाद की प्रक्रिया चलती रही है हमारी। और यहां पर भले ही विदेशी मीडिया अपने अलग दुष्प्रचार करे, उनके प्रोपागेंडा चलते हैं। क्योंकि आपने एक शब्द का, अभी थोड़े समय पहले आपने एक शब्द बोला, प्रोपागेंडा, तो वो प्रोपागेंडा सही मायने में लागू होता है विदेशी मीडिया पे, कि जो दुष्प्रचार करते हैं, हिंदुस्तान को अलग नजरिए में दिखाते हैं दुनिया के सामने। ऐसा नहीं है। ये मैं, देखिए, बतौर पत्रकार हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम संतुलित होकर बात करें, दोनों पहलुओं को उजागर करें। अभी राम राज्य नहीं आया है, देश राममय हो रहा है, लेकिन अभी सफर काफी लंबा है, चुनौतियां भी बेशुमार है। अभी कई रोजगार देने हैं, अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलनी चाहिए। पहले एक प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात एक शुरुआत हुई है। और सबसे जरूरी बात कि हम लोग अमूमन बात करते हैं ब्रेक्जिट की, कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। मैं बात करता हूं चेक्जिट की। बड़े बड़े मुल्क चीन से अपने व्यापारिक नातों से बाहर आएंगे, बशर्ते $1 मिलियन बात कि हम लोग अपने, जो हमारी सोच है देशवासियों के, चैरिटी बिगिंस एट होम, हम लोग अपनी सोच में बदलाव लाएं और यहां पर यह समझे कि हिंदुस्तान सकारात्मक सोच को रखें कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और यहां पर अगर चीन से बाकी मुल्क कोरोना काल के बाद खास तौर पे, क्योंकि पहले बोलते थे कि ये एक वायरस है, लेकिन फिर धीरे समझ आया कि कुछ बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, गैर रासायनिक युद्ध। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका, विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी थी। अध्यात्म के ऊपर चर्चा करने से कह रहे धर्म के साथ
आज के युवाओं को जोड़ना, देश की 140 करोड़ जनता को जोड़ना कितना जरूरी है और क्या इससे वोट भी मिल सकते हैं, कैसी ये रणनीति थी, विस्तार से इसी पर चर्चा की। देखते रहिए GK24।